गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में किया था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, हिस्टोरिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ है। अब इस क्लास में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 2 है लक्ष्मीकांत का। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लक्ष्मीकांत की TMH की हार्ड कॉपी जरूर परचेज कर लें और उसके अंदर साथ साथ अंडरलाइन कर करके अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है, इसके ऊपर स्लाइड्स के अलावा स्लाइड्स के अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो कवर करूंगा। इसके अलावा आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से अपना साथ साथ रीडिंग करते रहें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हमने ये देख लिया था हिस्टोरिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ है। हिस्ट्री के बाद में अब आएगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनने के बाद में अब कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल रूप दिया जाएगा, फाइनल शेप दी जाएगी। इसके लिए हम आज पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज द फर्स्ट टाइम बाय द M.N. रॉय। सबसे पहले हमारा जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उस टाइम पे M.N. रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे, बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे। उन्होंने सबसे पहली बार ये प्रपोजल दिया था इंडिया का खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की सिस्टम गवर्न होगा। तो सबसे पहले किसने आइडिया दिया था? M.N. रॉय ने। ठीक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद में क्या आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम डिमांड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। फिर बाद में इंडिया के अंदर अलग अलग मिशंस आए थे, अगस्त ऑफर आया था, क्रिप्स मिशन आया था, फिर कैबिनेट मिशन आएंगे। इनके अंदर इंडिया की हिस्ट्री हम देखें तो हिस्ट्री के अंदर इन्होंने क्या क्या बोला था। हिस्ट्री में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आएगा अगस्त ऑफर आएगा। अगस्त ऑफर के अंदर ब्रिटिशर्स, ये कौन सा फेज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का? मॉडर्न हिस्ट्री का फेज चल रहा है जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। एक तरफ वर्ल्ड के अंदर तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इंडिया के अंदर क्या फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स टाइम टू टाइम एक डेलीगेशन भेजते थे इंडिया के जो लीडर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, जैसे महात्मा गांधी, इन सबके साथ नेगोशिएट करने के लिए कि आप लोगों को हम कुछ ना कुछ देने वाले हैं, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं गवर्नेंस के लिए, आपको सेल्फ जो भी सस्टेनेबल बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ दे रहे। तो सबसे पहले इन्होंने अगस्त ऑफर लेके आएंगे 1940 के अंदर। फिर बाद में अगस्त ऑफर के अंदर ये क्या बोलेंगे, हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे और आप लोगों अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाइए जिसके अंदर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, फिर बाद में डोमिनियन स्टेटस ये होता है कि जैसे कि हेड जो रहेगा, जैसे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे पॉलिटिकल सब कुछ आपकी गवर्नमेंट सब कुछ आप रहेंगे, लेकिन आपका हेड जो रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, फिर इस अगस्त ऑफर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया कि हमने क्या है, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया, इसके अंदर क्या पावर, अधिकतर पावर किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास ही थी और हमें सिर्फ एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी यही बोलेगा आप डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाइए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर लोग होंगे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी मुस्लिम लीग ने, इंडिया के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इन सब ने इसका अपोज किया था क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, में डोमिनियन स्टेटस ही दे रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं हो रही थी। फिर आएगा कैबिनेट मिशन। ये सब मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट भेज रही है इंडिया के अंदर। क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के साथ फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए या फिर उनको थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन देने के लिए गवर्नेंस के अंदर ये लोग टाइम टू टाइम एक मिशन भेज रहे हैं। इन मिशन का एक ही एम है, इंडिया के साथ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो भी लीडर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करके हमें थोड़ी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम ये नेगोशिएट कर रहे हैं। फिर बाद में क्या आएगा, फिर बाद में आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा जिसके अंदर आपको कंप्लीटली कह दिया जाएगा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कीजिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाइए। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर मेनली सारे के सारे इंडियंस होंगे जो कि डिसाइड करेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने हिस्ट्री देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। अब हम देखते हैं, ये हमें जब पावर मिल गई कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होगा। वो सभी की सभी आज की जैसे पार्लियामेंट है उसकी तरह वहां पे एक साथ इकट्ठे होंगे, डिबेट डिस्कशन करेंगे कि भाई हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए और कैसे गवर्न होना चाहिए। इसके लिए इसके ऊपर डिस्कशन होंगे और फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
बन के रेडी होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर कैसे कैसे इवोल्व हो रही है, ये चैप्टर की थीम मेनली इसी चीज पे फोकस रहेगी। ठीक है, द डिमांड फॉर द नेशनल, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड कर दी क्या, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने की। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट। फिर एक मेन डेवलपमेंट क्या हुआ, मेन डेवलपमेंट हुआ 1929 के अंदर रावी नदी के किनारे ये सब मिले थे। फिर इन्होंने क्या, स्वराज की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। उसके 2 या 3 साल बाद में जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो भी बनेगी उसके अंदर ब्रिटिशर्स का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कंप्लीटली इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होगा उसके अंदर। तो वो ही स्टेटमेंट इन्होंने दिया, डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, भारत का जो स्वतंत्र भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, हमें बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मेनली बाहर का मतलब ब्रिटिशर्स का। फिर बाद बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट। तो इन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स होंगे वो सब के सब कौन होने चाहिए, हमारे इलेक्टेड लोग होने चाहिए। तो ये डिमांड थी, ये डिमांड फुलफिल नहीं होगी क्योंकि अभी भी ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर। ठीक है, अब अगली स्लाइड में क्या है, द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के अंदर इन्होंने बोला आप अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना लीजिए जिसके अंदर मेनली आपके लोग होंगे, टोटल आपके लोग नहीं होंगे, मेनली होंगे मेजोरिटी में। फिर बाद में स्टफर्ड क्रिप्स मिशन आएगा। फिर बाद में इन्होंने फ्रेमिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। क्रिप्स मिशन क्या बोल के गया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाती है एक बार, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर एक बार आप सपोर्ट कर दीजिए ब्रिटेन का, हमारे साथ आप कोऑपरेट कीजिए वर्ल्ड वॉर के अंदर। वर्ल्ड वॉर के अंदर आप कोऑपरेट करने के बाद में हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे जिसके अंदर सब आपके लोग होंगे और वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं ब्रिटिशर्स ये सारा, ये इसलिए दे रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, इंडियंस का मैन मटेरियल रिसोर्स सब कुछ इंडिया से चाहिए इनको, इसलिए कर रहे हैं। फिर फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, द क्रिप्स प्रपोजल वार रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया था, मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर क्या, फिर आएगा तीसरा मिशन, कौन सा आएगा, मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंदर वाज सेंट टू इंडिया व्हाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कैबिनेट मिशन भी इंडिया के अंदर आएगा, कैबिनेट मिशन भी रिजेक्ट कर देगा, आइडिया टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं बनाएंगे, हम एक ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे जिसके अंदर इंडियंस होंगे। तो ये बैकग्राउंड चल रहा है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनने से पहले क्या डिबेट चल रही थी इंडिया के अंदर उस टाइम पे। ठीक है, इट पुट फॉर द स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड टू द मुस्लिम लीग। ये ऐसे चाह रहे थे कि हर जो भी पार्टीज हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा, इन सबको इन सभी का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आए और वो सारे के सारे इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बने जो सभी को एक्सेप्टेबल हो। अब कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि नवंबर 1947 के अंदर कैबिनेट मिशन आया था। नवंबर 1946 के अंदर, 1946 के अंदर एक कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के अंदर कौन कौन मेंबर थे, कैबिनेट मिशन के अंदर के एवी अलेक्जेंडर थे, ये स्टफर्ड क्रिप्स थे और पथिक लॉरेंस है। आपके यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का, कोई भी सेंटर का, कोई भी एग्जाम हो, इसके अंदर क्या कैबिनेट मिशन के मेंबर पूछ सकता है। तो आप ये 3 मेंबर नोट कर लीजिए, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पथिक लॉरेंस। अब इस स्कीम के अंदर क्या देंगे, वो जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन को एक प्लान लेके आया इंडिया के अंदर। प्लान किस चीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनानी है, तो कैसे बनेगी। तो इन्होंने प्रपोजल दिया है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या होगी, 389 लोग होंगे इसके अंदर। कितने, 389 लोग होंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर। सबसे पहले इन्होंने बोला टोटल 389 इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। फिर बाद में इन्होंने बताया 296 जो सीट्स होंगी वो ब्रिटिश इंडिया की होगी। क्या, ब्रिटिश इंडिया की, जहां पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल होगा, 296 सीट्स वहीं से होंगी। फिर बाद में इन्होंने 93 सीट्स विल बी प्रिंसली स्टेट, जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर जिन स्टेट्स ने
ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस किया था, उन स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से कितनी सीट्स होंगी? 93 सीट्स होंगी। प्लस out of 296 allotted to the British India, 292 member were drawn from the 11 गवर्नर प्रोविंस होंगे, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस। दो प्रोविंस होते थे उस टाइम पे, क्या? एक तो गवर्नर जहां पे रूल कर रहा है, और एक सेंटर से डायरेक्ट जहां पे रूल हो रहा है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। इसके अंदर अंतर आप समझो। आज की डेट के अंदर हम देखते हैं एक तो स्टेट होता है, एक यूनियन टेरिटरी होती है। तो आज की यूनियन टेरिटरी उस टाइम के चीफ कमिश्नर प्रोविंस होते थे, प्लस गवर्नर प्रोविंस आज के स्टेट हैं। ठीक है, हाँ, ए बी सी डी 4 हैं इसके अंदर, अजमेर है, कुर्ग है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर आप सीट दे रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं आप? 296, 93 कैसे दे रहे हैं आप? तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि जो भी स्टेट है, जो भी गवर्नर प्रोविंस है या प्रिंसली स्टेट है या फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस है, उनको उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। क्या? पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको क्या है, पार्लियामेंट के अंदर उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इसके अंदर साफ साफ इन्होंने कह दिया ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेटेड अलॉटेड सीट इन प्रोपोर्शन टू ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, फिर क्या होगा? सीट अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। अब हमने देखा था 1909 के अंदर क्या आया था? कम्युनल इलेक्टोरेट। 1909, फिर 1919, 1909 और 1919 के अंदर इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट हम कंटिन्यू रखेंगे, मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, सिख्स को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, जर्नल एक्सेप्ट द मुस्लिम एंड सिख इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर जितने भी लोग आएंगे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, सब प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आएंगे। जैसे राजस्थान के प्रिंसली स्टेट है, उनके अंदर 10 है, तो 10 प्रोपोर्शन में होंगे, जितनी पॉपुलेशन होगी आपकी उसके प्रोपोर्शन में आपके रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, the representative of each community were to be elected by the member of that community in the provincial legislative assembly and voting। ठीक है, ये क्या है? ईच कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। अब सेंटर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर आपको रिप्रेजेंटेटिव भेजने हैं, मान लीजिए बिहार से भेजना है या फिर राजस्थान के अंदर कोई प्रिंसली स्टेट से भेजना है, तो प्रिंसली स्टेट के अंदर उस कम्युनिटी के जो लोग होंगे वो उस आदमी को वहां पे रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट करेंगे। तो कुल मिला के जैसे आज का राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता, राज्यसभा के अंदर इलेक्शन है, जैसे कि बिहार के अंदर 2 सीटों के लिए इलेक्शन होता है, तो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करेगी उन 2 सीटों के लिए और वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन। तो ये सिमिलर प्रोपोर्शन के अंदर ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द provincial legislative assembly and voting was to be done by the method of proportional representation by mean of single transferable vote। तो आज का राज्यसभा का इलेक्शन देखते हैं, तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है आज की डेट के अंदर वो ऐसे ही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये यहीं से ही आया है। ईच कम्युनिटी जैसे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन देना है तो मुस्लिम ही वोट करेंगे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट भी अभी तक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सेपरेट इलेक्टोरेट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तीनों चीजें इसके अंदर होंगी। मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन देना है, सिख्स को भी रिप्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि 1909 के अंदर कम्युनल इलेक्टोरेट स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो आज कैसे होता है इलेक्शन राज्यसभा के अंदर? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, आपको कोई भी प्रीलिम्स के पेपर में या फिर मेंस के पेपर में पूछ सकता है। तो उस टाइम पे भी इन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान रखा था, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में लोग रिप्रेजेंट हुए थे। अब इसके अंदर आगे क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमें बनानी है, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ब्रिटिश प्रोविंस तो हमने देख लिए, ब्रिटिश प्रोविंस से लोग कैसे आएंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मुस्लिम्स को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, जर्नल को भी मिलेगा, ये तो हो गया। प्लस अब प्रिंसली स्टेट से कैसे आएंगे लोग?
अगला अगला क्वेश्चन लोगों का ये था कि भाई प्रिंसली स्टेट से क्वेश्चन कैसे लोग आएंगे, तो इसके ऊपर प्री के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्री के अंदर क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर लोग जो थे वो क्या सभी इलेक्टेड लोग थे? नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट से द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। क्या होता था, प्रिंसली स्टेट्स के पास जो भी सीट दी गई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया, प्रिंसली स्टेट के जो किंग हुआ करते थे, राजा होते थे, जो भी उस टाइम पे जो रूलिंग क्लास होती थी, उनको कहा कि आप नॉमिनेट कीजिए, क्या आप नॉमिनेट कीजिए। जैसे ग्वालियर के अंदर किंग होते थे, अपने राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर होते थे, मेवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर, बिहार के अंदर किंग होते थे। तो जो भी एरिया जहां पे भी प्रिंसली स्टेट थे, उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि आप नॉमिनेट कीजिए कोई भी एक इंसान को, जितनी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आप अपने लोगों को वहां पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भेजिए। तो यहाँ पे नॉमिनेटेड लोग आएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे, नॉमिनेटेड लोग आएंगे, इलेक्टेड लोग नहीं आएंगे ना, वहां की स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्टेड होंगे। जबकि ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, ब्रिटिश जो डायरेक्ट गवर्निंग स्टेट्स थे, उन सबके अंदर से क्या इलेक्टेड लोग आए थे, यहां पे क्या है नॉमिनेटेड लोग आएंगे। ठीक है, फिर किसी को भी नॉमिनेट कर सकता था। ठीक, अब आगे देखें, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू बी ए पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। तो आपके प्रीलिम्स के अंदर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या टोटल इलेक्टेड बॉडी थी? नहीं। टोटल नॉमिनेटेड बॉडी थी? नो। पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ये प्रीलिम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के अंदर आप देखेंगे, यूपीएससी के अंदर देख ले, या फिर स्टेट पीसीएस के अंदर, आरपीएससी के अंदर देख लिए। ठीक है, तो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। हाउएवर the member were to be indirectly elected by the member of the provincial legislative assembly who themselves were elected on the limited franchise। अब इन्होंने एक पॉइंट और है इसके अंदर, एक पॉइंट क्या है कि हमने स्टेट जो ब्रिटिश स्टेट थे, ब्रिटिश स्टेट से हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू हमने क्या सेंट्रल लेजिस्लेचर जो भी बढ़ रहा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया, लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया। तो उन लोगों ने पूछा क्या ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड थे, जो लोग चुन रहे थे इन लोगों को भेजने के लिए? तो नहीं, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि उस टाइम पे जो वोटिंग राइट्स थे वो सिर्फ 10% या 5% लोगों के पास, जो एलिट क्लास थी, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो कि एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास थे, लिबरल लोग थे, उनके पास ही थी। तो इसके अंदर साहब क्या इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइज। ठीक है, हाँ, उस टाइम पे एक ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन रही है, उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर लोगों को भेजने की प्रोसेस बता रहे हैं कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूट, सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनानी है, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट डिस्कशन करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, उसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा, ये सब बनेंगी। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोग भी चाहिए, उन लोगों को भेजने का प्रोसेस, उसके अंदर कौन जाएगा, आप होगे, मैं हूंगा, कौन होगा? तो ये बता रहा है इस चीज के अंदर, जो ब्रिटिश स्टेट्स होंगे उसके अंदर से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा लोग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके अंदर नॉमिनेटेड लोग जाएंगे। ठीक है, वो देमसेल्फ, ठीक, ये हो गया। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 296 सीट अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम वर हेल्ड। अब इलेक्शन होंगे 1946 के अंदर, 1946 के अंदर इलेक्शन होंगे। भाई कौन कौन जाने वाला है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर? The Indian National Congress won 208 seats and Muslim League 73 seats and the small group of independent got remaining seats। तो अब जो जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट बंगाल के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, उस टाइम पे गवर्नर रूल था, बंगाल के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, बॉम्बे के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, इसके अंदर यूपी के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। उन सभी में से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से लोग चुने गए, तो जहां पे मेजोरिटी जिस पार्टी की थी उसके रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हुआ। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, 208 सीट्स। फिर बाद में मुस्लिम लीग का भी रिप्रेजेंटेशन आया, प्लस इंडिपेंडेंट लोगों को भी जगह मिली इसके अंदर। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं, जैसे राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर से 2 मुस्लिम कैंडिडेट चुन के आने हैं, तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग होगी वो वहां पे जाने के लिए।
ये सब के सब तो वहीं से सेंटर से ब्रिटिश जो कैबिनेट मिशन आया उसका प्रपोजल के अनुसार काम चल रहा है सारा का सारा। जो कैबिनेट मिशन के अंदर 3 लोग आए थे, अलेक्जेंडर आए थे, क्रिप्स आए थे, तो इनके अकॉर्डिंग ये सारा प्रपोजल था और इसके अनुसार ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन रही है। ठीक है। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द डिसाइडेड बाय स्टे अवे फ्रॉम देखो क्या बोला सबसे पहले क्या, अब प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स को क्या बहुत कम सीटें मिली, 93 सीट्स थी, तो इन्होंने कहा कि डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इन्होंने क्या किया, बाइकआउट कर दिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को। क्यों? इनको ये डर था कि इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर मेजोरिटी किसकी है, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, तो इनकी जो राइट्स होंगे, इनके जो प्रपोजल है वो कभी एक्सेप्ट नहीं होंगे। प्लस ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस जब इन्होंने किया था तो इनकी ट्रीटी में ये था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जाएंगे तो इनको इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट बना देंगे, इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो प्रिंसली स्टेट जितने भी थे इन्होंने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, स्टे अवे। ठीक है। फिर ऑल द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट, द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑल सेक्शंस। तो अब ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसके अंदर डायरेक्ट वोटिंग से कोई भी लोग नहीं आए, लेकिन हर कम्युनिटी का, हर वर्ग का, हर तबके का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इन्होंने कहा ये इंक्लूसिव थी, ऑल्दो इलेक्टेड बाय द पीपल, सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन था। इसके अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, सब थे इसके अंदर, इंडियन क्रिश्चियन, एससी एसटी इंक्लूडिंग वुमेन सभी थे इसके अंदर। ठीक है। द असेंबली इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर इनमें से कौन नहीं था। तो सबको लगेगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, इतना बड़ा फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो महात्मा गांधी तो होंगे, लेकिन महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर नहीं थे। उनके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है महात्मा गांधी के पीछे कि यदि महात्मा गांधी होते और वो कुछ प्रपोजल रखते तो उसको कोई हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ता, तो उसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म कुछ ही नहीं होता। इसलिए महात्मा गांधी ने इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पार्ट नहीं बने। तो ये एक नोट कर लीजिए। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमने बना दी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई किसके प्रपोजल से, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल से। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर क्या, अब देख लेते हैं एक बार इसको, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कौन कौन है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर ब्रिटिश प्रोविंस से लोग हैं, प्रिंसली स्टेट से हैं स्टेट, और चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां ब्रिटिश प्रोविंस से जो आएंगे, जो यहां की लेजिस्लेचर है वो यहां से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर लोगों को भेजेगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर। सीट्स जो अलोकेट होगी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अंदर होगी। दूसरा, प्रिंसली स्टेट, ये सब इलेक्टेड है। अब प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट जो जहां पे राजा रूल कर रहे थे, जो सब्सिडरी अलायंस जिन्होंने पहले से कर रखा था ब्रिटिश, उनको क्या फैसिलिटी मिली कि आप नॉमिनेट कीजिए। यहां पे इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेट करेंगे और ये लोग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर और चीफ कमिश्नर प्रोविंस से डायरेक्ट लोग चुन के आएंगे। ठीक है। तो ये सब लोग मिलके एक जगह इकट्ठा होंगे जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमने बना ली। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, एक कोई भी सभागार बोल दो, कोई भी रूम बोल दो, जहां पे सभी लोग इकट्ठे हो गए। सभी लोग इकट्ठे हो गए। अब इनका मेन पर्पज क्या है, इनका मेन पर्पज है इंडिया के फ्रीडम के बाद में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेब्लिशमेंट करना, इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार करना, प्लस उसको इंप्लीमेंट करवाना। फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि इंडिया के सिटीजन को क्या राइट होने चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, स्टेट का क्या काम होना चाहिए, डीपीएसपी क्या होगी, कौन कौन सी पावर किसके पास होगी, ये सब स्टेब्लिश करना। तो अब ये बनाएंगे।
अब आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क कैसे करेगी भाई, डे टू डे कैसे काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो मैंने आपको कहा था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के अंदर अभी तक जैसे ब्रिटिश के अंदर चल रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसे चल रहा था, वो एक्ट के थ्रू अपने इंडिया के अंदर है। 1935 के एक्ट के अंदर उन्होंने सब अधिकतर चीज हमारे यहाँ स्टेब्लिश कर दी कि भाई बिल कैसे बनेंगे, एक्ट कैसे बनेंगे, ये सारी प्रोसीजर आ चुके था। अब ये प्रोसीजर ये सब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाले फॉलो करेंगे। क्या द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑन द दिसंबर 1946। 1946 के अंदर सबसे पहले ये सभी लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, एक साथ एक जगह असेंबल होंगे। एक साथ एक जगह असेंबल होने के बाद में अब ये मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब कुछ भी होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई, अब मनाना था कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए, फ्री इंडिया के लिए। जबकि मुस्लिम लीग की अभी तक कंटिन्यूस डिमांड यही थी कि हमारे लिए फ्री इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की डिमांड थी इनकी। तो इनकी डिमांड फुलफिल होती नजर नहीं आ रही थी। इनको लगने लग गया था कि ये तो सब इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या काम है, तो इन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, thus attended by only 211 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मैन इलेक्टेड ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी है, तो उन सभी को ऑर्डर के अंदर हाउस को रखने के लिए एक आदमी को प्रेसिडेंट भी बनाना पड़ेगा असेंबली का। असेंबली का जो स्पीकर आज की डेट के अंदर जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, राज्यसभा के अंदर डिप्टी चेयरमैन होता है, वो उस हाउस को ऑर्डर में रखने के लिए सारी चीजें प्रोसीजर के थ्रू स्टेब्लिश हो, सारा प्रोसीजर फॉलो, इसके लिए एक आदमी को इलेक्ट करते हैं। वैसे उस टाइम पे क्या सच्चिदानंद सिन्हा था, सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे ओल्डेस्ट मैन थे, इनको चुन लिया सभी ने टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार। ठीक है, अब ये तो टेम्परेरी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना। अब हमें परमानेंट भी एक इंसान चाहिए था जो कि पूरे हाउस को कंट्रोल कर सके, तो हमने क्या किसको चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। अब इलेक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, इलेक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, इलेक्शन होंगे, सभी लोग वोट करेंगे कि भाई किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, जो कि हमारे सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जो हमें डिबेट डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दे, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इजीली गवर्न कर सके। तो इस चीज के लिए हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना, सभी मेंबर्स ने एक साथ वोटिंग करके। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आपसे पूछ सकता है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनेगा। बोथ एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी वर इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक प्रेसिडेंट प्लस 2 वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर। मान लो प्रेसिडेंट एक दिन के लिए एब्सेंट रहे, तो उनकी जगह कौन काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को तो कंटिन्यूस वर्क करना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। तो इसलिए इन्होंने 2 वाइस प्रेसिडेंट और चुने, जैसे आजकल स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर चुनते हैं, ठीक है, एक पैनल चुनते हैं 10 मेंबर्स का। तो इसी तरह इन्होंने एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट। तो इन दोनों को क्या बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी। ठीक है, इन अदर वर्ड द असेंबली हैड द 2 वाइस प्रेसिडेंट। तो इस पेज में हमने क्या देखा कि पहली मीटिंग हुई 1946 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोग एक साथ इकट्ठे हुए। मुस्लिम लीग ने स्टार्टिंग में इसको क्या है, बाइकआउट कर दिया कि उनकी सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुई थी। पहले सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले बनाया, फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट बनेगा वो राजेंद्र प्रसाद होंगे, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होंगे 2, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी। अब एक रिजोल्यूशन आएगा, अब हमने प्रेसिडेंट भी चुन लिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लोग भी आ गए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर लोग आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया हम कैसा बनाना चाह रहे हैं इंडिया। सबसे पहले तो हमारे टारगेट फिक्स होने चाहिए कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना 2025 का देना, ये फिक्स होना चाहिए। किसी को स्टेट पीसीएस देना है, किसी को आरपीएससी का एग्जाम देना, तो आपको फिक्स होना चाहिए आरपीएससी का एग्जाम देना है। किसी को कोई भी सीजीएल का एग्जाम देना है तो उसका फिक्स होना चाहिए। तो इन्होंने टारगेट किया, जैसे आज के लोग यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी करते हैं, तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आएगा। रिजोल्यूशन मतलब प्रपोजल, और ऑब्जेक्टिव, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू मूव करेंगे, सबसे पहले एक रिजोल्यूशन लेके आएंगे
तो उस टाइम पे मेन लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक रिजोल्यूशन लेके आएंगे जिसका नाम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होगा। कौन, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आया था, ठीक है, इन असेंबली इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। तो ये ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने जा रहे हैं, इसके हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, उसके पीछे फिलोसफी क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो हमें कैसा बनाना है, तो उन्होंने कहा इंडिया कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके अंदर इंडिया बना रहे हैं, तो इंडिया कैसा होना चाहिए, सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। अब आपको एक चीज बताता हूं, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसका 80% पार्ट आज आपको प्रेम्बल में देखने को मिलेगा। क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक बार से एम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, वो ही इंट्रोडक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर है वो प्रेम्बल है। तो इसके अंदर और उसके अंदर प्रेम्बल के अंदर सिमिलरिटी आपको देखने मिलेगी, जैसे इंडिपेंडेंट, सोवरेन, रिपब्लिक, ये सब के सब टर्मिनोलॉजी आपको प्रेम्बल में देखने मिलेगी। तो अपने को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके कौन आया था, अब इसके अंदर जो भी फैक्ट हैं ये हम सारे के सारे प्रेम्बल में कवर करेंगे, क्योंकि मेन प्रेम्बल इंपॉर्टेंट है आज की डेट के अंदर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आया था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके अंदर जस्टिस की बात की है, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ये आपको प्रेम्बल में देखने को मिलेगी, अथॉरिटी, पावर्स, जो भी ये सारी चीजें आपको प्रेम्बल के अंदर सारा का सारा कवर होगा ये, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सेफ गार्ड मिलेंगे माइनॉरिटी के लिए, अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है, इंटीग्रिटी की बात की है, रिपब्लिक की बात की है, प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस की बात की, ये सब आपको क्या कहां मिलेंगे, सबके सब आपको प्रेम्बल में। तो हम प्रेम्बल जो अलग से चैप्टर है उसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस चीज का। अब अगला अपना क्या आता है, रिजोल्यूशन वाज अनॉनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22 1947। 1947 आजादी से जस्ट 5-6 महीने पहले ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया कि हम इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इसको पास कर दिया, ठीक है। मॉडिफाइड वर्जन फ्रॉम द प्रेम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर कह रखा है इन्होंने कि इसका ही मॉडिफाइड वर्जन हमें क्या है आज की प्रेम्बल में देखने को मिलता है, ठीक है। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में चेंजेस क्या हुए, अब 1947 की अब जनवरी की बात थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, लेकिन 1947 के अंदर जब अपने को आजादी मिल जाएगी, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में चेंजेस आएंगे। अब आप बताओ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में चेंजेस क्यों आएंगे 1947 के बाद में, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर चेंजेस क्या आएंगे, इसके मेंबर चेंज होंगे। मेंबर क्यों चेंज हो गए, एक सेपरेट पाकिस्तान बन चुका है, तो पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रोविंसेस आए उनसे जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर बनेंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। फिर प्रिंसली स्टेट जो अभी तक हिचकिचा रहे थे, जो बाइकआउट कर रहे थे, जो स्टे हुए थे, वो सब के सब इसके मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि इंडिया का इंटीग्रेशन हो चुका है इस टाइम पे आते आते, ठीक है, 1950 तक इंटीग्रेशन हो, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। और जो मुस्लिम लीग के या फिर जो एरिया जो ईस्ट पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान बना, उनके अंदर जो एरिया थे वो सब के सब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर बनेंगे। तब चेंजेस क्या है आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट, क्या है, प्रिंसली स्टेट हु हैव स्टेट अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइन, प्रिंसली स्टेट क्योंकि अब इंडिया को ज्वाइन कर चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया कर चुका है, तो 19 जो भी प्रिंसली स्टेट थे इंटीग्रेट हो गए, तो इंटीग्रेट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में एक्टिव रोल लेने लग गए, पहले वो पैसिव थे। फिर माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री। दूसरा क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर माउंटबेटन सन ने जो भी वॉइस रहे थे इस टाइम पे, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था, उसके अंदर पार्टीशन हुआ था 3 जून का 1947 का प्रपोजल था, जिसके अंदर पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात की गई। तो जो डोमिनियन जो भी पाकिस्तान बनेगा उसके जो भी मेंबर उन टेरिटरी से इलेक्टेड जो भी मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, वो सब के सब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर बनेंगे।
ठीक है, अब क्या है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस। इन्होंने क्या बनाया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हमने पढ़ा था, उसके अंदर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या कहा गया था, इंडिया एक सोवरेन बॉडी होगी, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चाहे तो पुराने लॉज को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है या नल एंड वॉइड कर सकती है। तो कुल मिला के इंडिया को एक सोवरेन पावर बना दिया था और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो गई थी ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सोवरेन बॉडी बन गई थी। 3 चेंजेस क्या हुए, इट मेड द फुल्ली सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। तो आजादी के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में, 15 अगस्त 1947 के बाद में क्या हुआ, हमें एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो पहले ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, अब वो एकदम ब्रिटिशर्स से बिल्कुल डिफरेंट हो गई और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई सोवरेन। अब आप चाहे वैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। दूसरा क्या हुआ इसके अंदर, द असेंबली वाज आल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब इंडिया आजाद हुआ है 1947 में, भारत को आजादी इंडिपेंडेंस कब मिली है, 1947। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब इनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 के अंदर, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। इस दौरान कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए लॉ भी बनाने हैं। कोई भी सिचुएशन आ जाए, मान लो कम्युनल राइट्स यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहे थे, कम्युनल राइट्स को टैकल करने के लिए पुलिस को कोई पावर देनी है, उसके लिए हमें इमीडिएट लॉ बनाने पड़ेंगे। तो कौन बनाएगा, अब ब्रिटिशर्स तो है नहीं, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को 2 पावर दी गई, क्या कि आप टेम्परेरी रूप से जो भी लेजिस्लेचर बनाएंगे तो लेजिस्लेटिव एक्टिविटी के लिए आपको लेजिस्लेटिव बॉडी बोलेंगे हम, क्या। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सभी लोग डिस्कशन डिबेट करेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बोलेंगे आपको। इसको 2 पावर दी गई। असेंबली आल्सो बिकम द लेजिस्लेटिव बॉडी, टेम्परेरी जो भी लॉ बनाने हैं उनके लिए। Otherwise, 2 separate functions were assigned to the assembly, that is the making of the constitution for free India and enacting the ordinary law for the country. तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को अब 2 फंक्शन करने थे, एक तो डे टू डे लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली बननी थी और जो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, आज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज एक ही इंसान होता है जो कि हेड होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यूडिशरी का। अब डिस्ट्रिक्ट जज के 2 फंक्शन होते हैं, एक सेशन कोर्ट का और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। जब क्रिमिनल एक्टिविटी देखता है तो वो सेशन कोर्ट का जज बन जाता है, जब सिविल एक्टिविटी देखता है वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है। एक ही इंसान 2 काम कर रहा है। वैसे एक ही बॉडी है, ये 2 काम करेगी, लेजिस्लेटिव बनाना तो लेजिस्लेटिव बॉडी बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी बनेगी। तो अब इसके अंदर मेंबर तो सभी सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन इनके चेयरपर्सन चेंज होंगे। जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी होगी तो इसका चेयरपर्सन अलग इंसान होगा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी तो इसका चेयरपर्सन अलग इंसान होगा। ठीक है, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, इनेक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री, 2 टास्क वर टू बी परफॉर्म ऑन द सेपरेट डेज। अब एक दिन ये बैठेंगे तब क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अगले जैसे अल्टरनेट डे भी हो सकता है, महीने के अंदर 10 दिन डिसाइड भी कर सकते हैं। तो अल्टरनेट जैसे मंडे को बैठेंगे तो लेजिस्लेटिव काम करेंगे डे टू डे के लिए, देश को भी तो चलाना है। 3 साल तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक देश भी तो रन करना है, कंट्री रन करने के लिए लेजिस्लेटर बनाएंगे। तो कुछ दिन ये से काम करेंगे, कुछ दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम। द असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेटिव। अब आज की डेट में पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब लॉ बनाने का काम करी तो पहली पार्लियामेंट भी हो गई। Where the assembly meet as the constitute body, it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके अंदर 2 चेयरपर्सन आएंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी असेंबली तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इसका चेयरपर्सन कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिल जाएगा। When it meet as the legislative body, it was chaired by जीवी मावलंकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनेगी तो इसका प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी के काम करेगी, डे टू डे लॉ बनाने का काम करेगी, तो इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, जीवी मावलंकर। तो जब भी जीवी मावलंकर सीट के ऊपर बैठे हैं तो मतलब ये लेजिस्लेटर का काम कर रहे हैं, एक्ट बनाने का काम कर रहे हैं डे टू डे। ठीक है, These 2 functions continue in the
जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यूस ये सारे के सारे फंक्शन चलते रहेंगे। अब मुस्लिम लीग के मेंबर जो कि पाकिस्तान के अंदर चले गए या फिर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चले गए, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर चले गए, वो सारे के सारे मेंबर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को छोड़ के चले जाएं। द मुस्लिम लीग मेंबर विद विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली बिकम 299। पहले 389 थी जब पाकिस्तान और इंडिया इंटीग्रेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। अब पाकिस्तान को अलग सेपरेट कंट्री बना दिया, इंडिया को सेपरेट कंट्री बना दिया, तो दोनों के अंदर अलग अलग मेंबर्स हो गए। तो 299 अब अपने मेंबर हो गए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, ठीक है। अब ये सारा का सारा कौन से मिशन के अंदर आया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो प्रपोजल देके गया था उसके अनुसार सारा का सारा स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, ठीक है। इंडियन प्रोविंस फ्रॉम फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंसेस वर रिड्यूस फ्रॉम द 290। अब इनकी सीट भी रिड्यूस हो गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सीट्स का नंबर चेंज होता है। अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई मुस्लिम लीग के जाने के बाद में इसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ कम हो गई 389 से 299, ठीक है। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ये सब कुछ रिप्रेजेंटेशन। द अदर फंक्शन परफॉर्म। अब इसके अंदर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं। कोई भी यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लें या फिर स्टेट पीसीएस की बात कर लें, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया प्लस उस टाइम पे लॉ बनाए, इन सब के अलावा और क्या काम किए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने? और काम किया कि ऑर्डिनरी लॉ तो बनाए थे। ऑर्डिनरी लॉ बनाएंगे तो चेयरपर्सन कौन थे? जीवी मावलंकर। इट रेक्टिफाई द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। इसने कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और उस अंदर हमने कॉमनवेल्थ के मेंबर बन गए। तो कॉमनवेल्थ के मेंबर बने मई 1949। क्या? कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ द कंट्रीज है जो कि कभी ना कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिश ने जहां पे रूल किया था, उन सभी का जो ग्रुप है ना कंट्रीज का, उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ, ठीक है। ब्रिटिशर्स के एक टाइम पे जो कॉलोनीज रही हुई हैं तो उन सभी का ग्रुप है कॉमनवेल्थ। तो इसके मेंबर हम कब बने? 1949 के अंदर। अब इसके अंदर यूपीएससी की प्रीलिम्स के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा? आप सभी एक बार ये सारे पढ़िए, फिर बाद में आपको क्वेश्चन बताता हूं पीवाईक्यू, या फिर आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखेंगे। तो हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने 1949 के अंदर, ठीक है। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। हमने हमारा नेशनल फ्लैग है जो तिरंगा है, ठीक है, उसको हमने कब एक्सेप्ट किया ऑफिशियली? 22 जुलाई 1947। तो जुलाई 1947 इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ये मई के अंदर हुआ है, मई 1949 के अंदर, ये जुलाई 1947 के अंदर हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। हमने नेशनल एंथम जन गण मन कब एक्सेप्ट किया? जनवरी 24, 1950, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने का जो दिन है 26 जनवरी 1950, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट रूप से इनेक्ट हो गया था, उससे 2 दिन पहले हमने किया नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग भी सेम डे, मतलब दोनों गाने सेम दिन। It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of the India on January 24, 1950। तो 24 जनवरी 1950 को 3 काम किए असेंबली ने एक ही दिन में, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट बने उनको इलेक्ट किया। क्या? अब प्रीलिम्स के अंदर पीवाईक्यू के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पहले कि कॉमनवेल्थ के मेंबर हम पहले बने थे या फिर हमने नेशनल फ्लैग को पहले अडॉप्ट किया था। ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यदि प्रीलिम्स के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 फैक्ट दे देगा, इनसे रिलेटेड आगे पीछे कर देगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कब लागू हुआ, कब इनेक्ट हुआ, नेशनल फ्लैग कब एक्सेप्ट किया, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये सब इसके अंदर पूछ लेता है, ठीक है। In all, the Constituent Assembly has the 11 session over 2 years, 11 month and 18 दिन। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई, ठीक है। 1947 तक आते आते कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज इन्होंने वर्क किया। डिबेट डिस्कशन चले, प्रॉपर डिबेट डिस्कशन सब कुछ, सारी चीजें होने के बाद में हमने एक फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर फॉर द 114 डेज तक इसके अंदर डिबेट डिस्कशन चलेंगे। ड्राफ्ट रेडी होने के बाद में अब प्रपोजल के बाद में अब
असेंबली के अंदर आएगा, जिसके अंदर डिबेट्स होंगे, डिस्कशन होंगे, गो थ्रू होंगे एक एक सेक्शन से, एक एक आर्टिकल से, फिर बाद में फाइनल प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। ठीक है, कॉस्ट इसके अंदर 64 लाख रुपए आई थी उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ बनाने के लिए। ये फैक्ट आते हैं स्टेट पीसीएस के अंदर, आएंगे आपके आरपीएससी के अंदर, एचपीएससी के अंदर, हरियाणा पीसीएस इसके अंदर आते हैं फैक्ट। और यूपीएससी के अंदर ये फैक्ट नहीं आएंगे। यूपीएससी के अंदर ये पूछेगा कि वो क्रोनोलॉजी वाले 4 क्वेश्चन एक साथ ही पूछेगा प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, ऑन जनवरी 24, 1950 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। फाइनल सेशन जनवरी 24, 1950। उस दिन 3 चीजें हमने एक्सेप्ट की थी, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और राजेंद्र प्रसाद को हमने प्रेसिडेंट बनाया था। इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951 और 1952। पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में, 1951 और 1952 के अंदर। कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट आते हैं। प्रीलिम्स के अंदर आप देख लेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्टेट पीसीएस के अंदर कोई भी एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर डायरेक्ट मिलेंगे कि ड्राफ्ट कमेटी के अंदर कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड किसके पास डिपार्टमेंट था, स्टेट्स डिपार्टमेंट किसके पास था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जैसे आज की डेट के अंदर हमारे पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज होती हैं, जो कि अलग अलग बिल्स के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, अलग अलग कमिटी जो कि डिबेट डिस्कशन करती हैं। ठीक है, तो मेजर कमेटी देखनी है अपने, मेजर और माइनर 2 तरीके की कमेटियां बनाएगी उस टाइम में। तो मेजर कमेटी कौन कौन सी? यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी मतलब ओवरऑल जो पावर से रिलेटेड जितने भी डिबेट डिस्कशन होंगे उसके अंदर हेड कौन होगा यूनियन पावर कमेटी का? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। इसके अंदर जनरल रूल क्या रहेगा? जैसे पावर से रिलेटेड, यूनियन की पावर से रिलेटेड सबके अंदर के प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू हैं वो रहेंगे। ठीक है, स्टेट से रिलेटेड 80% कमिटीज का हेड होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इनको नेशनल इंटीग्रेशन भी करना है। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन होंगे बी.आर. अंबेडकर। तो ये आपको रटनी है, ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी हेड कौन थे? बी.आर. अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर, यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अलग है और ड्राफ्ट कमेटी अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनियन पावर कमेटी होगी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कमेटी सरदार पटेल और ड्राफ्ट कमेटी बी.आर. अंबेडकर। अब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी कमेटी है, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, इन सब से रिलेटेड सरदार पटेल थे, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अब माइनॉरिटीज सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी, ये आपको रटना पड़ेगा क्योंकि माइनॉरिटीज के लिए उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो काम कर रहे थे एच.सी. मुखर्जी थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो पहली जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन था सभी पार्टीज का उस टाइम पे। तो ये जो हाईलाइटेड लोग हैं, ये वो लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से आए थे। जब बी.आर. अंबेडकर की अलग पार्टी थी, वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। एच.सी. मुखर्जी अलग पार्टी के थे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जो पहली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या पहली पार्लियामेंट थी या फिर पहले टाइम पे जो कैबिनेट बने थे, उसके अंदर मेंबर क्या कि एक ही पार्टी के थे क्या? क्योंकि रूलिंग उस टाइम पे थी कांग्रेस की। क्या एक ही कांग्रेस ने अपनी पार्टी के सभी मेंबर को कैबिनेट में जगह दी थी? नहीं, ये इसके अंदर सभी पार्टियों से मेंबर आएंगे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पहले इंडिपेंडेंस के बाद में पहला कैबिनेट भी बनेगा, उसके अंदर भी अपने को यही देखना है कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है।
आज की डेट में हम देखेंगे जब तक कि कोalition गवर्नमेंट नहीं होती तब तक दूसरी पार्टी के मेंबर को कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है। लेकिन उस टाइम पे जब कांग्रेस जो पहली गवर्नमेंट बनी थी उसके अंदर कंप्लीट मेजोरिटी के बाद में उन्होंने अपोजिशन के लीडर को कैबिनेट के अंदर लिया था, जैसे B.R. अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर तक बना दिया था। तो ये इंक्लूसिविटी दिखाता है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाया जा सकता है। फिर इसके अंदर रूल एंड प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, आज की प्रैक्टिस हो, ये सभी आपको नहीं रटने, सिर्फ हाईलाइटेड आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाए। जैसे रूल कमेटी आज की डेट के अंदर रूल जनरल पर्पज, रूल कमेटी, जनरल पर्पज कमेटी, ये सभी आज भी चेयरपर्सन के पास रहती है। उस टाइम पे चेयरपर्सन थे राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद सर के पास थे। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना कि स्टेट कमेटी अलग है जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू हैं, और प्रोविंशियल कमेटी अलग है जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंट आता है, इसके अंदर क्वेश्चन के गलत होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि नेगोशिएशन कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद द स्टेट, ये भी आ सकता है कि आपको ये लगेगा कि नेगोशिएट कौन कर रहे थे उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, लेकिन उस टाइम पे इस कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू हेड थे, और इसके अंदर क्या गलत नहीं करना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं करना है, इसलिए हाईलाइट किया है। स्टेयरिंग कमेटी क्या है, जो भी चेयरपर्सन होता है वो हमेशा स्टेयरिंग कमेटी का हेड होता है, तो इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग मतलब डे टू डे वर्किंग को देखना। माइनर कमेटी हमें ज्यादा नहीं देखनी है, ऐसे बहुत सारी कमेटियां थी। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, एक ये देख सकते हैं आप माइनर कमेटी के अंदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाने के उस टाइम में मूवमेंट चलेगा, तो इसके अंदर कमेटी के हेड थे S.K. धर, जो कि आगे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाने वाली कमेटी के हेड भी बनेंगे, और ये मेंबर नहीं थे असेंबली के, S.K. धर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जहां से देखने को मिलेगा, चाहिए यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहिए आरपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कोई सीजीएल का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहिए स्टेट गवर्नमेंट हो, सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी से। ड्राफ्टिंग कमेटी का पहली बात तो फंक्शन क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी करना। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको देश का फ्रीडम के बाद में देश कैसे रूल करेगा, देश के अंदर व्यवस्था कैसे होंगी, देश के अंदर सिस्टम कैसे बनेगा, ये बनाने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। और इसके अंदर भी जो कमेटी है ड्राफ्ट कमेटी, उसका कोर फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी करना। तो इसके सभी मेंबर आपको याद होने चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना है, जो नया संविधान हमें बनाना है, उसका ड्राफ्ट रेडी करना। इट कंसिस्टेड ऑफ द 7 मेंबर्स एंड दे आर, ये 7 के 7 मेंबर आपको याद होने चाहिए। कि यूपीएससी के अंदर आपको क्या ए बी सी डी के अंदर इनमें से 1 था, इनमें से 2 थे, इनमें से 3 थे, इनमें से 4 थे, ये वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन आ गया था कि ए और बी दोनों हैं, ए बी सी है, ऑल ऑफ द अबव, ये वाले क्वेश्चन आपको देखने में, तो इसके अंदर ये आपको सारे के सारे मगअप होने चाहिए। अब ये मेंबर थे 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। अब एक बार सभी आप इधर देखिए, सबसे पहले क्या है, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर एक कमेटी है जिसका नाम है ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन है, B.R. अम्बेडकर कौन है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। दूसरा क्या है, N. गोपालस्वामी अयंगर, क्या, N. गोपालस्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं आपको, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर तीनों ए के ऊपर हैं, ठीक है। नाम पूरा याद नहीं रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको यदि ट्रिक करना हो तो इसके अंदर B.R. अम्बेडकर का अम्बेडकर ए, अम्बेडकर, N. गोपालस्वामी अय्यर, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, 3 हो गए याद। चौथा है K.M. मुंशी। K.M. मुंशी को याद कैसे करेंगे, मुंशी कोई भी अपने जैसे हिंदू ट्रेडिशन के अंदर देखते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो एक मुंशी चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए,
तो ये एक इस तरीके से इसको आपको याद कर सकते हैं कि मुंशी भी एक होना चाहिए, कोई भी काम करें कोई भी चीज करें तो उसके अंदर एक मुंशी होना चाहिए। के एम मुंशी, 4 मेंबर याद हो गए। अब पांचवे क्या है, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ऐसी दिखनी चाहिए कि आप इंक्लूसिव इंडिया के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, तो इसके अंदर माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो इसके लिए सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह कि आप हर कम्युनिटी से लोगों को लाके फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दलित का रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गया, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गया, इससे इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो कि सभी वर्गों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। फिर एन माधवराव, माधवराव को इनको रिप्लेस कर दिया था मित्र ने, एम माधव और मित्र, माधव इसने रिप्लेस किया मित्र के, ठीक, क्योंकि इनकी हेल्थ खराब हो गई थी। फिर टीटी कृष्णमचारी को रिप्लेस कर दिया था डीपी खेतान ने। तो कृष्णा और खेतान, के पे दोनों नाम है, एम पे दोनों नाम है, 3 ए है, एक मुंशी है और एक इंक्लूसिविटी के लिए माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंट। तो ये आपको साथ के साथ एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर कभी भी कहीं भी पूछ सकता है। तो अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी सदाउल्ला प्लस टीटी कृष्णमचारी, खेतान और माधव का मित्र। तो ये 7 मेंबर आपको याद कर। यदि आप पीवाईक्यू देखेंगे, यूपीएससी के देख लो, स्टेट पीसीएस के देख लो, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एक दो तीन साल में आता ही है, क्योंकि इस चैप्टर के सबसे कोर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मेन काम किया था जिन लोगों ने, वो ये 7 लोग ये थे। आप लोग सभी लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन एक बार परचेज कर ले, हार्ड कॉपी, ताकि आप उससे रिवाइज कर सकें। एक बार ये स्लाइड्स पढ़ने के बाद में आप एक बार उससे रिवीजन कर लेंगे तो आपका क्विक रिवीजन के लिए फाइनल एग्जाम से पहले आपको तेजी से रिवाइज करने के अंदर आपको मदद मिलेगी। और आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो लक्ष्मीकांत एक आपके लिए एक बाइबल की तरह है। तो आप इसको याद करने के लिए आपको बता दिया, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी सदाउल्ला, खेतान, टीटी कृष्णचारी और माधव मित्र, ये 7 मेंबर है। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी करना है। अब आगे चलते हैं। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगी, सबसे पहले ड्राफ्ट रेडी करेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। ये पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे जो कि अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन, उन सबकी स्टडी करेगी, उसके बाद में ड्राफ्ट रेडी करेगी। प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 1948 के अंदर इन्होंने ड्राफ्ट बना के रेडी कर दिया, और पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 मंथ टू डिस्कस। अब इन्होंने क्या है, ड्राफ्ट रेडी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी हो गया। अब इन्होंने पूरी कंट्री के लोगों को इनवाइट किया डिबेट डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इन्होंने प्रपोजल दे दिया कि ये ड्राफ्ट है। अब उसने ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव सारे के सारे इन्होंने कवर किए। फिर बाद में सभी से सजेशन लिया, सिटीजन से, लिबरल से, पढ़े लिखे लोगों से, स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, प्लस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट डिस्कशन चलेगा, 1.5 साल चले। फिर बाद में फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होगा। डिस्कस द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन द 8 मंथ, 8 महीने दिए गए पीपल ऑफ इंडिया को। प्रपोज अमेंडमेंट, आप कोई अमेंडमेंट चाहते हो ड्राफ्ट के अंदर, फिर क्रिटिसिज्म दिए, लोगों ने सजेशन दिए, फिर सेकंड ड्राफ्ट रेडी हुआ इन सब के बेसिस पे। फिर द ड्राफ्टिंग कमिटी टुक द लेस देन 6 मंथ टू द प्रिपेयर इट ड्राफ्ट इन ऑल द सेट ओनली फॉर 141 डेज। तो कुल मिला के ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना एक ड्राफ्ट रेडी कर लिया, उसको पीपल्स के बीच में सर्कुलेट किया। सर्कुलेट करने के बाद डिबेट डिस्कशन हुए, डिबेट डिस्कशन के बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइनल ड्राफ्ट बनके रेडी होगा। बी आर अंबेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑन द नवंबर 48। नवंबर 48 के अंदर आते आते कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया। अब उसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर रखा जाएगा टेबल के ऊपर। अब इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर सभी मेंबर्स डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, उसके बाद में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। फर्स्ट रीडिंग होगी, डिस्कशन होंगे, फिर दोबारा रीडिंग होगी, पूरे क्लोज बाय क्लोज, एक एक फंडामेंटल राइट कितने होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट होने चाहिए, नहीं,
डीपीएस पे क्या होने चाहिए, हर चीज पे बाय लाइन क्लोज बाय क्लोज अब डिबेट डिस्कशन होंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर। अब इन लोगों ने देखो कितने 7,653 7,653 अमेंडमेंट प्रपोज्ड भी कर दिए लोगों ने। थर्ड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग के बाद में अब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के सब अमेंडमेंट को इंक्लूड करके सभी डिस्कशन के सजेशंस को लेके एक फाइनल ड्राफ्ट बन के रेडी होगा। अब इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर वोटिंग की जाएगी। द मोशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एट द पास ऑन 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट डेट है। 26 जनवरी 1950 भी इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट बन के रेडी हो गया था और उसको पास कर दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 और प्रेम्बल के ऊपर भी यही डेट मेंशन है। द असेंबली अडॉप्टेड इनेक्टेड एंड ड्यू टू देमसेल्फ इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन द नवंबर 26 1949। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर हमारे सबसे पहले पहला पेज जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो था हमारा प्रेम्बल। प्रेम्बल मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके जो हमने फाइनल एक्सेप्ट किया वो है प्रेम्बल। प्रेम्बल 395 आर्टिकल थे, 395 इसके अंदर आर्टिकल्स थे, अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग राइट से रिलेटेड अलग प्रोविजन। 8 शेड्यूल थी इसके अंदर, कितने शेड्यूल थी, 8 शेड्यूल। तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल थी, 8 शेड्यूल। कितने आर्टिकल थे, 395 और हमारे एक प्रेम्बल थी। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि कभी ना कभी कोई ना प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको। प्रेम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। ये पीवाईक्यू के अंदर, यूपीएससी के अंदर, स्टेट पीसीएस के अंदर आता रहता है क्वेश्चन कि प्रेम्बल को सबसे पहले पास किया गया था कि सबसे एंड में पास किया गया था। तो जबकि हम देखेंगे कि प्रेम्बल क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, तो सबको ये लगेगा कि सबसे पहले पास किया होगा, नहीं, प्रेम्बल को हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद में हमने पास किया था। प्रेम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। ठीक है, अब बी आर अम्बेडकर जो कि मेन थे ड्राफ्ट कमेटी के थे, उनके बारे में देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी बोलते हैं बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, द ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे वो, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर बाद में अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट के लीडर भी थे। एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द मॉडर्न मन्नू भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, इसके अंदर कहीं भी पूछ सकता है कि मॉडर्न मन्नू पूछ सकता है, शेड्यूल कास्ट के अनडिस्प्यूटेड लीडर, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन था। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर एक चीज होती है कि 2 फैक्ट हमें को याद करने हैं। एक फैक्ट कौन सा याद करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने पास कब किया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इस साल पहले 1929 के अंदर 26 जनवरी को हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उसके लिए रावी नदी के किनारे की हम आज स्वराज के लिए सेलिब्रेट करेंगे। तो उस हिस्टोरिकल डेट को इंपॉर्टेंट रखने के लिए आने वाली पीढ़ी भी उनको याद रखें, इसलिए हमने 26 जनवरी को चुना। नवंबर 26 तो थी प्लस 26 जनवरी को हम कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की डेट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पास होने की डेट है और ये लागू होने की डेट है 26 जनवरी 1950। ताकि देखो इसके द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन द 26 जनवरी 1950। समझ में आया? तो 2 डेट हैं, 26 नवंबर और 26 जनवरी 19। डेट ऑफ द डिट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसलिए इसको जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इनेक्ट हुआ, उस दिन को हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी। 1930 को हमने क्या पूर्ण स्वराज डे हिस्टोरिक सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन। इसलिए ये डेट हमारे लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट थी। फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे उनको कंट्रीब्यूशन आगे वाले लोगों को भी पता चले, इसलिए ये डेट हमने चूज की।
अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो क्रिटिसिज्म तो हर चीज का होता ही है, तो क्रिटिसिज्म मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बनाने वाले लोग थे उनको अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा आम आदमियों ने नहीं चुना था, वो क्या तो नॉमिनेटेड लोग थे या इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। एक क्रिटिसिज्म इसका। नॉट ए सोवरेन बॉडी, सोवरेन बॉडी इसलिए नहीं थी क्योंकि इसको बनाने वाले ब्रिटिशर्स थे। तीसरा क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा इन्होंने टाइम ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। प्लस डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। इसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था कांग्रेस का, तो लोगों ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ये कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है कि उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार बना है। कहते हैं लॉयल आम लोगों के समझ में नहीं आता है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमने एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का एक सिंबल था, वो क्या था? एलिफेंट था। जैसे आज के अपने पार्लियामेंट के अंदर क्या है? अशोक चक्र, अशोक स्तंभ एम्बलम है, ऐसे इन्होंने इसे एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सिंबल था। तो लोग ये कहते हैं एलिफेंट साइज का है ना, एलिफेंट यहीं से आया है। दूसरा, ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, सर बी एन राव। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही रहते हैं। सर बी एन राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर जो ब्यूरोक्रेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एडवाइजर रखे गए थे, उनका नाम था बी एन राव। बी एन राव अपने आप में बहुत बड़े नाम, उस टाइम का बहुत बड़ा नाम था और आज का भी सब। बी एन राव का कंट्रीब्यूशन कभी भी पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एडवाइजर कौन थे? सर बी एन राव। बी एन राव इतने बड़े ज्यूरिस्ट थे कि वो इन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाने की एडवाइस दी प्लस बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने बनाया। ये यहीं पे ही नहीं रुके, इनका जो उस टाइम पे आईसीजे बना था, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस बना था, तो उसके सीजीआई बने, आईसीजे बने, चीफ जस्टिस बने वहां के इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस के। प्लस ये यहीं पे ही नहीं रुके, फिर उस टाइम पे यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, तो सिक्योरिटी काउंसिल के हेड भी बन गए। इन्होंने लिखने में मदद की, प्लस बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में मदद की। इस तरीके से इस इंसान का तो ये सिर्फ एक आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे, जो कि आगे कहां तक चले गए। अयंगर सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे। ये एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट। एच वी आर अयंगर के अंदर जो प्रेम्बल लिखी हुई है वो किसने लिखी? पे क्या इंडिया, इंडिया की इंडिजिनस जो राइटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए हमारे कल प्लस इनका इंपॉर्टेंस शांति निकेतन जो स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट है ना, उसके अंदर भी, आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी हम पढ़ेंगे। के अंदर है, अब हिंदी के अंदर
सभी होता है। शेड्यूल कास्ट होते हैं। एम एक्सेप्ट लग जाए। अंदर पर
के 2 साल चैप्टर 2 की